अब हमें पढ़ना सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है व्हाट इज सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में, ठीक है, जो कि किसी अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हम सैटेलाइट को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, वन इज नेचुरल एंड अनदर इज आर्टिफिशियल। अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड द सन मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसे कि अर्थ है, अर्थ भी सन के सराउंड रिवॉल्व करती है, ऑल्दो ये एक प्लैनेट है, लेकिन अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एक सैटेलाइट की तरह भी हम कह सकते हैं अर्थ को, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लार्जर बॉडी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें मून के बारे में, तो मून एक्चुअल में एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मैन मेड मशीन ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, मून एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होंगे जो कि मैन मेड होते हैं, ठीक है, और वो अर्थ, मून या कोई भी अदर सेलेस्टियल बॉडी जो कि स्पेस में उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, तो ये भी हम क्या कहेंगे, ये भी सैटेलाइट की तरह कह सकते हैं। स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। तो सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो किया गया था रशिया के द्वारा, ठीक है, उसका नाम था स्पुतनिक 1। वो कब, 1957 में। अब कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ अ सैटेलाइट इट्स शेप, साइज एंड कंपोनेंट्स आर डिसाइडेड। तो जो भी सैटेलाइट का जो भी काम होता है, बहुत सारे हम वेदर फोरकास्ट के लिए करते हैं, कुछ हम टेली कम्युनिकेशन के लिए सेंड करते हैं, कुछ हमें कुछ प्लैनेट से अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स का टाइप अलग अलग होता है, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेवरदलेस देयर आर सम कंपोनेंट्स कॉमन इन टू ऑल टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स सैटेलाइट के वो सारे ही सैटेलाइट्स में कॉमन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें पावर सिस्टम। A satellite needs electricity for the functioning of instruments and its directional control। तो हर सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, उनका जो इंस्ट्रूमेंट है सैटेलाइट का वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ पावर इज सनलाइट विच इज़ हार्नेस्ड बाय द सैटेलाइट सोलर पैनल्स। तो सैटेलाइट को जो एनर्जी मिलती है ना, जो एनर्जी मिलता है वो मेनली उसका जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट है, ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट्स के चारों साइड क्या होता है, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। A satellite also has batteries to provide power when the sunlight is not available। लेकिन सनलाइट जब अवेलेबल नहीं हो तो उस केस में उसको उसमें क्या होता है, पावर बैकअप के लिए भी बैटरीज लगे होते हैं। नेक्स्ट है पेलोड। ऑल इंस्ट्रूमेंट लाइक एंटीनास, कैमरास, रडार कैरिड बाय सैटेलाइट फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड पेलोड। तो जो भी सैटेलाइट के साथ जो भी हम सामान भेजते हैं, लाइक एंटीना हो गया, कैमरा, रडार, क्योंकि हमें वहाँ का पिक्चर चाहिए, इमेजेस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पेलोड कहेंगे। पेलोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड टाइप ऑफ अ सैटेलाइट। तो किसी भी सैटेलाइट में कितना पेलोड होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का सैटेलाइट है, ठीक है, और हम किस पर्पस के लिए उसको भेज रहे हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग, जिसको हम बस कहते हैं। तो हाउसिंग ऑल्सो कॉल्ड बस इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सैटेलाइट दैट प्रोवाइड्स लोकेशंस फॉर द पेलोड। तो हाउसिंग क्या है, हाउसिंग कह सकते हैं कि पूरा एक सैटेलाइट का प्रॉपर प्रोटोटाइप है जहाँ पे एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हर उसका पेलोड है, लाइक कैमरा है, रडार है, एंटीना है, वो कहाँ पे फिट किया जाएगा। इट होल्ड्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सैटेलाइट टुगेदर एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग पावर एंड propulsion ऑफ फॉर फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट। तो हाउसिंग ही जो वो सैटेलाइट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है, उसको कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है और सैटेलाइट को फंक्शन करने के लिए प्रोपल्सन भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड द हार्श स्पेस इन्वायरमेंट। और जो पूरा बॉडी होता है सैटेलाइट का, ठीक है, जिसको हम हाउसिंग कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होता है ताकि वो स्पेस में प्रॉपर फंक्शन कर पाए, वो प्रॉपर अच्छे से रह पाए, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में हर चीज़ को, हीट, ये सबको वो बियर कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसपॉन्डर। The transponder is a communication system which includes the receiving antenna to pick up signals from the ground station, an input multiplexer and a frequency converter which is used to route the received signal through a high powered amplifier। तो सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर भी लगे होते हैं, ठीक है, जो कि जो भी रेडिएशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच पाता है। उसके अलावा वहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर लगा होता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है, ठीक है, और जितने भी सिग्नल्स को हम रिसीव करते हैं या जो भी सिग्नल्स हमें यहाँ से वहाँ भेजना होता है, ये सब कुछ करने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर लगा होता है। Transponder receives the signals at certain frequency from the earth, performs frequency conversion, amplifies them and retransmit them to be received on the earth surface। तो ट्रांसपॉन्डर क्या कहता है, सबसे पहले वो तो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा अर्थ से, ठीक है,
फिर उस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा एम्पलीफायर्स के हेल्प से, फिर उसको रीट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल, जिसको हम AOC सिस्टम कहते हैं। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम द सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स, अ सैटेलाइट में डेविएट फ्रॉम इट ऑर्बिट। तो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है उसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सैटेलाइट जो है उसका पाथ जो वो डेविएट हो सकता है उसके ऑर्बिट से। Altitude and orbit control system consist of rocket motors that help in placing satellite into the right orbit। इस वजह से, क्योंकि जब सैटेलाइट को सेंड करते हैं तो उस टाइम में बहुत सारे वहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसका कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट पे एक्ट कर सकता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, सैटेलाइट को एक राइट ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए उसमें रॉकेट मोटर्स लगे होते हैं, ठीक है। It is also helpful in giving proper direction to antennas which are of narrow beam type and point towards Earth or some other space bodies like Sun and Moon। इसके अलावा वहाँ पे उसमें एंटीनास भी लगे होते हैं AOC में, ठीक है, और एक नैरो बीम भी होता है जो कि अर्थ के साइड पॉइंटेड होता है, या फिर अदर स्पेस बॉडीज़ के अराउंड हो सकता है लाइक सन या मून, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीमेट्री या फिर कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। It is the operational heart of a satellite that commands, control and monitors every aspect of the satellite and receives command from Earth for operation। तो ये जो टेलीमेंट्री या फिर कमांड या मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सैटेलाइट का, ये कह सकते हैं सैटेलाइट का क्या एक ऑपरेशनल हार्ट है जो कि कमांड करता है सारे कंट्रोल्स को, मॉनिटर्स को, जितने भी सैटेलाइट्स में फंक्शंस हो रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव करना या फिर अर्थ से उस सिग्नल को फिर से वापस लेना है, फिर सेंड करना, ये सारे ऑपरेशन को यही करता है। It consists of antennas and computers on board of the satellite that allows people on the earth to tell the satellite what to do and to monitor the temperature, electrical voltage and other important parameters of the satellite। और ये जो एंटीनास या कंप्यूटर्स लगे होते हैं सैटेलाइट में, ठीक है, वही क्या करता है कि जो अगर हम जो भी सिग्नल्स अर्थ से या फिर कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो हम अर्थ से वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं सैटेलाइट तक, या सैटेलाइट से वापस अगर अर्थ तक कोई भी इन्फो पहुंचाना है तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। इनफैक्ट ये टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, ठीक है, सैटेलाइट्स के सारी चीज़ों को ही मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट है अर्थ सेगमेंट ऑफ सैटेलाइट सिस्टम। द अर्थ और ग्राउंड सेगमेंट सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम सपोर्टिंग बोथ द लॉन्च फेज एंड ऑर्बिटल फेज ऑफ अ सैटेलाइट। तो अर्थ सेगमेंट सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ सेगमेंट सिस्टम जो है सैटेलाइट्स का, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि पहले तो वो लॉन्च फेज़ को भी कंट्रोल करेगा, उसके अलावा जब वो ऑर्बिट में प्लेस होगा सैटेलाइट, है ना, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल फेज़ को भी कंट्रोल करता है। इट कंस्टिट्यूट द ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू लॉन्च, मॉनिटर एंड सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ अ सैटेलाइट। तो पूरा जो ग्राउंड सिस्टम है, ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें जो लॉन्चिंग से लेकर के जो पूरा सैटेलाइट का मॉनिटरिंग होगा उसके लिए पूरा एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व है ना, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर्स होते हैं या फिर एंड यूज़र सेटअप्स, ये सब भी लगे होते हैं। अभी लॉन्चिंग सेंटर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स लॉन्च बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स। तो अलग अलग लॉन्चिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि इंडिया में सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो जहाँ से, या श्रीहरिकोटा, जहाँ से स्पेस सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ जो कि लॉन्चिंग बेस कह सकते हैं, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करने का बेस। दिस सेंटर हैज़ द फैसिलिटीज़ फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोसेसिंग, स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ सॉलिड मोटर्स, लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन एंड लॉन्च ऑपरेशन। तो जो भी लॉन्चिंग सेंटर होता है उसमें पूरी फैसिलिटी होती है, कैसे हम कोई भी सैटेलाइट को प्रोपेलेंट के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका टेस्टिंग हो ना सॉलिड मोटर्स में, लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेट होता है वहाँ पे, लॉन्च ऑपरेशन सारे वहीं पे किए जाते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्चिंग फेज इट हैंडल्स टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। और जब सैटेलाइट लॉन्च होता है उस टाइम में ये क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है? टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर। इट कंप्राइजेस कंप्यूटर्स, टेक्निकल फैसिलिटीज़, मिशन कंट्रोल एंड मिशन एनालिसिस एरिया एंड डेडिकेटेड मिशन कंट्रोल एरिया। सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर से कि अगर हम किसी भी मिशन को, कोई भी सैटेलाइट को अगर हमने मून पे भेज रखा है, ठीक है, तो पूरा मून पे कब लैंड होगा, ठीक है, उसके लैंडर को कब लैंड कराना है, ये सब कुछ जो मतलब प्लान होगा, सब कुछ जो एक परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम, डेडिकेटेड कंट्रोल एरिया बना होता है जहाँ से इस मिशन को पूरा एनालाइज किया जाता है, ठीक है, या मिशन को कंट्रोल किया जाता है। ये पूरी टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ना, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं। At this center, the satellite health is monitored through telecommands uplink towards payload operations and configuration changes on board। तो इसी सेंटर से ये चीज़ भी ऑब्जर्व किया जाता है कि सैटेलाइट जो है वो ठीक है या नहीं ना, उसका हेल्थ का मतलब ये हुआ कि उसके सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। द प्री लॉन्च
सिमुलेशंस आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। इसके अलावा जो प्री लॉन्च सिमुलेशन होता है वो भी कंट्रोल सेंटर से ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड यूज़र सेटअप। एंड यूज़र सेटअप इज़ comprised ऑफ ग्राउंड स्टेशंस विच इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक टीवी ब्रॉडकास्टर एंड कंज्यूमर्स लाइक टीवी सेट्स एट होम। तो जैसे कि बहुत सारे जब लॉन्चिंग होता है ना कोई भी सैटेलाइट का, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स का, तो उसको वो टेलीकास्ट किया जाता है टीवी पे भी, है ना। तो वो क्या हुआ कि वो एक हम एंड यूज़र हो गए। जैसे कि हम सैटेलाइट अगर लॉन्च हो रहा है तो हम लोग उसको देख पाएँ, ठीक है, कैसे लॉन्च हो रहा है, ग्राउंड स्टेशन से डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं। ये टीवी ब्रॉडकास्टर का काम होता है, इससे कि लोग कंज्यूमर्स जो हैं वो टीवी के थ्रू घर पे ही देख पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थ स्टेशंस कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ पे 2 टाइप के सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सेंटर्स होते हैं। एक तो पहला है कि ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन। ये ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स टू अ सैटेलाइट और सैटेलाइट नेटवर्क। एक तो स्टेशन होता है जो कि अर्थ ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन होता है, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स को सैटेलाइट या सैटेलाइट नेटवर्क को ट्रांसमिट करता है। अब दूसरा कि रिसीविंग अर्थ स्टेशन। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट। तो एक किसके लिए होगा, इन्फॉर्मेशन को अर्थ से सैटेलाइट तक पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटिंग अर्थ सिस्टम। दूसरा है रिसीविंग अर्थ स्टेशन, जो कि सैटेलाइट के इन्फॉर्मेशंस को गैदर करेगा, उसको रिसीव करेगा। In some cases, an earth station can have facilities for both transmitting and receiving purposes, for example, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर अर्थ स्टेशन के पास दोनों फैसिलिटी हो, वो इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकता हो और उसको रिसीव भी कर सकता हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एनी अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर सब सिस्टम्स। तो कोई भी जो अर्थ स्टेशन है वो कुछ अलग अलग सिस्टम्स के कंस्टिट्यूटेड होते हैं, लाइक फर्स्ट ट्रांसमीटर या रिसीवर या तो दोनों, ठीक है। फिर ट्रैकिंग इक्विपमेंट, नेक्स्ट है एंटीना। तो पहला देख लेते हैं ट्रैकिंग सब सिस्टम। इट कीप्स ट्रैक विद द सैटेलाइट एंड मेक्स श्योर दैट द बीम कम्स टुवर्ड्स इट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन। तो ट्रैकिंग सब सिस्टम का क्या काम होता है कि सैटेलाइट से जितने भी बीम्स, जितने भी रेडिएशंस आ रहे हैं उसको अच्छे से एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ स्टेशन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो कोई भी अर्थ स्टेशन है उसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, कैसे वो फंक्शन करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है कि टाइप ऑफ सर्विस। तो फिक्स सैटेलाइट सर्विस, एक तो होता है कि फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस, नेक्स्ट है मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, दूसरा क्या है ब्रॉडकास्ट। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी अर्थ सैटेलाइट सेंटर्स के अलग अलग मैथड्स हो सकते हैं, लाइक टेलीफोन, डाटा, टेलीविज़न। फिर ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ चैनल्स, टाइप ऑफ ट्रैफिक, कंटिन्यूस और बर्स्ट। आगे हमारे पास सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। Satellites provide broadcast and interactive services using frequencies that are part of the electromagnetic spectrum। तो सैटेलाइट जो है वो ब्रॉडकास्ट या फिर बहुत सारे इंटरेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करके। और वो फ्रीक्वेंसी किसके होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस के। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेंज वेरीज फ्रॉम 1 GHz to 40 GHz विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू वेरियस बैंड्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होती है ना वो 1 GHz से लेकर के 40 GHz तक होती है, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं L, S, C, X, K, U, K और KA में, ठीक है। पहला यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी जो कि L, S, C बैंड्स होता है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज आर नॉट मच अफेक्टेड बाय हैवी रेनफॉल एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका दैट एक्सपीरियंस सच हैवी रेनफॉल रेगुलरली। तो कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोअर फ्रीक्वेंसी रेंजेस का यूज़ करते हैं। अब हम लोअर फ्रीक्वेंसी रेंजेस का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। हैवी रेनफॉल होने का मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो हैवी रेनफॉल के वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, जहाँ पे बहुत अधिक हैवी रेनफॉल होता है, वो भी रेगुलरली। नेक्स्ट है हायर फ्रीक्वेंसी लाइक KU, K, का बैंड्स, ठीक है। अलाउ स्मॉलर एंटीनास टू बी यूज्ड एंड मोर फोकस्ड फुटप्रिंट्स ऑन रीजन्स और सब रीजनल एरियाज़। तो हायर फ्रीक्वेंसी का कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे एंटीनास लगे होते हैं और हमें बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो है उसको फोकस करना होता है। नेक्स्ट, लोअर फ्रीक्वेंसीज हैव लेस bandwidth capacity than higher frequency. It means that signals that carry a lot of information are better placed in a higher frequency band while simple radio signals can be carried by the low frequency waves.
तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना उसका बैंड विथ कैपेसिटी होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस वजह से जो अगर कोई भी सिग्नल जिसके पास जो कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, हम उसको ये प्रीफर करते हैं कि हम कहाँ पे रखें उसको, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में। जैसे कि टेलीविज़न है, ठीक है, ब्रॉडबैंड हो या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो, तो हम उसको कहाँ पे रखते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में। लेकिन कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन लाइक अगर रेडियो को ऑपरेट करना है तो यहाँ पे हम इसको कहाँ रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी वेव में। ऐसे कि हमारे पास पूरा ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बैंड है। जैसे कि यहाँ पे ये जो टेबल है, ठीक है, इस तरीके से इधर जो है, इधर से इधर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहा है, इधर से इधर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पे आता है मैरीटाइम या नेविगेशन सिग्नल्स। तो ये काम करते हैं 10 से लेके 100 किलोमीटर के वेवलेंथ में, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 किलो हर्ट्ज तक होता है। फिर नेविगेशन एड्स, ठीक है, और ये काम करता है 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। और ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है क्योंकि ये 30 से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक के बीच में काम करता है। अब शॉर्ट वेव्स या फिर AM मैरीटाइम रेडियो, ठीक है, ये काम करता है 1 किलोमीटर से लेकर 100 मीटर्स के रेंज में। फिर सॉफ्टवेयर रेडियो टेलीफोनी, ये काम करता है 100 मीटर से लेके 10 मीटर के वेवलेंथ में, ठीक है। फिर है UHF टीवी सेलफोन, ये 1 मीटर पे काम करता है। सैटेलाइट माइक्रोवेव, ये 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में काम करता है। वैसे ही रेडियो एस्ट्रोनॉमी रडार लैंडिंग सिस्टम, ये काम करता है 1 सेंटीमीटर से 1 mm के वेवलेंथ पे। देख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ जो होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे LS, CX, KU, K, है ना, और KA, ठीक है। तो ये जो इसका L की जो फ्रीक्वेंसी होती है गीगा हर्ट्ज़ में, तो ये 1 गीगा हर्ट्ज़, S की 2 गीगा हर्ट्ज़, C का होता है 4 गीगा हर्ट्ज़, ठीक है, X का 8, KU का 12, K का 18, KA का 26, तो ये गीगा हर्ट्ज़ में। अगर लोअर है तो थ्रू आउट जो है वो लोअर से हायर जाएगा, ठीक है। लार्जर है एंटीना साइज, वो क्या हो जाएगा, फिर स्मॉल होते जाएगा। लोअर है तो वो लोअर से लार्जर की तरफ जाएगा तो स्पेक्ट्रम बैंड होगा, ठीक है वो। और ये ससेप्टिबिलिटी टू रेन फेडिंग है। अब हम देख लेते हैं अलग अलग करके जो जितने भी सैटेलाइट्स बैंड होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास L बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगा हर्ट्ज तक होती है। दिस बैंड इज़ यूज्ड फॉर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल वायरलेस कनेक्शन लाइक GSM मोबाइल फोन्स। तो L बैंड जो है इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स के फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल वायरलेस कनेक्शंस के लिए लाइक GSM मोबाइल फोन्स में, ठीक है। L बैंड का यूज़ किया जाता है। Due to a wider beam width of L band, the pointing accuracy of the antenna does not have to be as accurate as higher bands। क्योंकि जो विड्थ है ना L बैंड का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बीम का जो विड्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो फोकस कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जब फोकस कम हो जाएगा तो वो एंटीना जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की जितने भी एंटीनाज होते हैं वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा। दिस बैंड इज़ लेस अफेक्टेड फ्रॉम रेन फेडिंग। तो रेन के वैसे जो ये जो है ये उतना अधिक इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। प्लस है एस बैंड जो वर्क करता है वो 2 से 4 गीगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एस बैंड इज़ यूज फॉर सैटेलाइट टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो एस बैंड का कहाँ पे यूज़ करते हैं, सैटेलाइट टेलीविज़न में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में और मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। नासा यूजेस दिस फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर कम्युनिकेशन विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो नासा जो है, नासा एक स्पेस एजेंसी USA की, ठीक है। तो ये जो है ये यूज़ करती है इस एस बैंड फ्रीक्वेंसी का ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे कह सकते हैं चलता फिरता फ्लैट है, ठीक है। तो वहाँ से कम्युनिकेशन को करने के लिए नासा एस बैंड का यूज़ करती है। इट इज़ लेस ससेप्टिबल टू रेन फेडिंग कम्पेयर टू KU एंड KA बैंड। तो ये जो मतलब एस बैंड है ना वो रेन फेडिंग इसमें उतना अधिक नहीं हो पाता है कंपेरिजन टू KU और KA बैंड, ठीक है। उतना अधिक इसको रेन से इफेक्ट नहीं होता है। अब हमारे पास है C बैंड, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर के 8 गीगा हर्ट्ज तक होती है। इट इज़ यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, फिक्स सैटेलाइट टेलीविज़न एंड डाटा सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग। तो C बैंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट टेलीविज़न में, डाटा सर्विसेज में, ठीक है, लाइक ब्रॉडकास्टिंग में। इट हैज़ वाइडर एंड ग्लोबल कवरेज, लोअर प्रोपगेशन डिले एंड लेस एटेन्यूएशन कंपेयर टू अदर बैंड्स। तो C बैंड की क्या प्रॉपर्टी है कि हम इससे पूरा ग्लोबल कवरेज दे सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। इसकी जो प्रोपगेशन डिले होती है ना वो बहुत कम होती है, मतलब ये परफेक्ट टाइम पे इसका जो प्रोपगेशन है वो हो जाता है। इसकी जो एटेन्यूएशन है वो बाकी बैंड से कम है। The C band is preferred over the KU band in tropical rainfall areas
फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज इट इज़ लेस ससेप्टेबल टू रेन फेडिंग देन KU बैंड। तो हम सी बैंड को प्रीफर करते हैं। अगर हम KU बैंड और सी बैंड में अगर कंपैरिजन करें तो हम सी बैंड को प्रीफर करते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेनफॉल वाले एरियाज़ में जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है ना इसमें कोई सी बैंड पे उतना अधिक इफेक्ट नहीं होता है रेन का, लेकिन KU बैंड पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इफेक्ट रेन का। दिस बैंड रिक्वायर्स एंटीनास ऑफ लार्ज साइज, फॉर एग्जाम्पल लार्ज वाइट डोम्स एंटीना आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रूज शिप एंड कमर्शियल वेसल्स। तो सी बैंड में एंटीना का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर जो शिप्स पे या फिर क्रूज शिप पे या फिर कमर्शियल वेसल्स पे बहुत ही लार्ज वाइट डोम्स एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है, सी वेव्स को रिसीव करने के लिए। अब हमारे पास है एक्स बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी 8 से लेकर के 12 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो एक्स बैंड इज़ यूज्ड इन रडार एप्लीकेशन। इट सपोर्ट डिटेक्शन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स इन रडार बाय यूजिंग स्मॉलर एंटीनास। तो एक्स बैंड जो है ना इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, रडार एप्लीकेशंस में। ये जो है वो डिटेक्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स को रडार में, ठीक है, किसका यूज़ करके, एंटीना का यूज़ करके। दिस बैंड इज़ यूज्ड फॉर सिविल, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट रडार एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मैरीटाइम, वेसल ट्रैफिक कंट्रोल, डिफेंस ट्रैकिंग, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन एंड वेदर मॉनिटरिंग। तो ये जो बैंड है, जैसे कि हम कह सकते हैं वो कौन सा बैंड है, एक्स बैंड, ठीक है। तो एक्स बैंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, सिविल एरियाज़ में, मिलिट्री पर्पसेस में, गवर्नमेंट रडार एप्लीकेशंस में, लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, है ना, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, डिफेंस ट्रैकिंग में, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन के लिए या फिर वेदर मॉनिटरिंग के लिए हम इसी एक्स बैंड का यूज़ करते हैं। इट हैज़ मोर एटेन्यूएशन दैन लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड LSC ड्यू टू रेन, स्नो एंड आइस। तो ये जो बहुत अधिक फ्लक्चुएट करता है, अगर ये जो है रेन या स्नो या आइस से का इस पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा इसकी फ्रिक्वेंसी जो होता है ना हाई हो जाता है इन कंपेरिजन टू LS और सी बैंड के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है KU बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इट इज़ यूज फॉर फिक्स सैटेलाइट टेलीविजन एंड डाटा सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग। तो KU बैंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये करते हैं फिक्स्ड सैटेलाइट में, ठीक है, जैसे लाइक टेलीविज़न में हो गया, डाटा सर्विसिंग में हो गया, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में इसका हम यूज़ करते हैं KU बैंड का। KU बैंड सपोर्ट्स स्मॉलर साइज एंटीनाज एंड प्रोवाइड्स वाइड बीम कवरेज कंपेयर टू अदर बैंड्स। तो KU बैंड जो है ना उसमें एंटीना जो होता है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। एंटीना का साइज़ छोटा होने का मतलब हुआ कि ये जो पूरा जो ये कवरेज है ना पूरा वाइड बीम कवरेज देगा अदर बैंड के कंपेरिजन में। However, it suffers from rain fading due to absorption of electromagnetic waves by water droplets। तो ये जो है ना इसको रेन से काफ़ी अधिक इफेक्ट पड़ता है KU बैंड को, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट है K बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी 18 से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इट इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज एंड फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज। तो K बैंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में, सैटेलाइट सर्विसेज में, ठीक है, और या फिर फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज में। इट सपोर्ट्स एंटीनाज विथ स्मॉलर साइज कंपेयर टू KU बैंड। तो एंटीना जो होता है ना K बैंड में वो KU बैंड से भी ज़्यादा छोटा होता है एंटीना K बैंड में। K बैंड फ्रीक्वेंसीज हैव हाई ससेप्टेबिलिटी टू रेन अटेन्यूएशन। तो K बैंड जो है वो रेन के वैसे बहुत अधिक इफेक्ट हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल है, किसके लिए, रेन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसको हम ITU कहते हैं। तो ITU इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू रेगुलेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, ITU कहते हैं, ठीक है, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ITU रिसीव्स एंड अप्रूव्स एप्लीकेशन फॉर यूज़ ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट्स फॉर सैटेलाइट। तो ये जो ITU है इसका कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ITU जो है वो सारे सिग्नल्स को सारे डाटास को रिसीव करता है, ठीक है, और हर सैटेलाइट्स के लिए ऑर्बिटल स्लॉट को अवेलेबल कराता है। Every 2 to 4 years, ITU convenes the World Radio Communication Conference, which is responsible for assigning frequencies to various applications in various regions of the world। तो हर 2 से 4 साल के बीच में ITU जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को फिक्स की जाती है। Each country's telecommunication regulatory agency enforces this regulation and awards license to users of various frequency। तो हर कंट्री की जो टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी एजेंसी है अलग अलग हर कंट्री की, वो क्या करता है ना इस सारे रेगुलेशंस या फिर लाइसेंसेस को मतलब कह सकते हैं उसके लिए अडेयर है, ठीक है,
और उसी फ्रीक्वेंसी पे वो सारा फंक्शन करते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ITU काउंसिल फॉर अनदर 4-year टर्म। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज अ नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद ITU फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया जो है अभी हाल में ITU के लिए फिर से 4 ईयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट हुआ है मेंबर ITU का 2023 से लेकर 26 तक। और हमारे यहाँ से जिसको कौन रिप्रेजेंट करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक नोडल एजेंसी है इंडिया के लेवल पे। नेक्स्ट हमारे पास है KA बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 26 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविजन एंड डाटा सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड मोबाइल 2-वे ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो KA बैंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये एक फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविज़न सिस्टम है जो कि डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक फिक्स्ड या फिर मोबाइल में, और ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। दिस बैंड हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी रिक्वायरिंग ग्रेट पॉइंटिंग एक्यूरेसी एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। और KA बैंड को काफ़ी ज़्यादा ये बहुत अधिक हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, इस वजह से इसको काफ़ी बहुत ही एक्यूरेसी से इसको काम कराना पड़ता है, और इसमें जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। KA बैंड इज़ कॉमनली यूज फॉर हाई डेफिनेशन सैटेलाइट TV। और KA बैंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो कि बहुत अधिक हाई एक्यूरेसी हाई डेफिनेशन सैटेलाइट TV होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपमेंट यूज्ड इन KA बैंड आर स्मॉलर एंड हैंस ईजियर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो KA बैंड में जितने भी इक्विपमेंट चीज़ होते हैं उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से हम इसको आसानी से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इनफैक्ट मेंटेन भी कर सकते हैं। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, KA बैंड सफर्स फ्रॉम रेन फेडिंग। क्योंकि KA बैंड में भी क्या होता है कि जो ये इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इसको वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए अगर जहाँ पे बहुत अधिक रेनफॉल होता है तो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है ये KA बैंड। अब एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट है द कम्युनिकेशन सर्विस। यूज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज हैज़ बिन वाइडली डाइवर्सिफाइड दैट इंक्लूड्स एप्लीकेशंस लाइक टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, आउटडोर ब्रॉडकास्ट एंड VSAT। ठीक है, तो सैटेलाइट के वैसे बहुत सारी चीज़ें हम इनेबल कर पाते हैं, लाइक इसका बहुत एप्लीकेशन है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी कहीं भी मैच हो रहा होता है हम उसको यहाँ पे देख पाते हैं इजीली लाइव, वो भी। ठीक है, आउटडोर ब्रॉडकास्ट लाइक DSNG, जिसको बोलते हैं डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, है ना। और VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो ये सब जो है सैटेलाइट का ही एप्लीकेशन है। VSAT इज़ अ 2-वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम विद अ डिश एंटीना दैट सर्व्स होम एंड बिजनेस यूजर्स। तो VSAT क्या है? एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो कि ऑपरेट होता है किससे? एक डिश एंटीना से। इसको कहाँ पे लगाते हैं? या तो बिजनेस पर्पज़ के लिए लगाते हैं, या तो इसको होम में भी लगा सकते हैं। The Indian National Satellite System is one of the largest domestic communication satellite systems in Asia Pacific region with 9 operational communication satellites placed in geostationary orbit। तो इंडिया का जो नेशनल सैटेलाइट है इनसैट सिस्टम, ठीक है, वो लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में, या कह सकते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसके कि 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंटर्स हैं। कहाँ पे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। This INSAT system has more than 200 transponders in the C and KU band that provide services to telecommunication, television broadcasting, satellite news gathering, weather forecasting, disaster warning and search and rescue operation। जो इंडिया का जो इनसेट सिस्टम है, ठीक है, उसके पास लगभग 200 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, ठीक है, जो कि C और KU बैंड में काम कर रहे हैं। और यही जो है ना, ये हमें बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है, न्यूज़ गैदरिंग में हेल्प करता है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, डिजास्टर को पहले आइडेंटिफाई करके उसके लिए वार्निंग प्रोवाइड करता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेविगेशन सर्विसेज। सैटेलाइट नेविगेशन इज अ स्पेस बेस्ड रेडियो पोजिशनिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स दैट प्रोवाइड्स 3-dimensional पोजिशन, वेलोसिटी एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू प्रॉपरली इक्विप्ड यूजर एनीवेयर ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या है? जो कि एक कह सकते हैं ये स्पेस बेस्ड एक पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि कैसे वर्क करता है। अब अगर किसी चीज़ का पोजीशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे एक सैटेलाइट नहीं, वहाँ पे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट चाहिए होगा, जो कि पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर वो यूज़र तक सेंड करेगा, ठीक है। और ये कहाँ का पोजीशन बताएगा? जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पे हो या अर्थ के नियर बाय हो। For example, ISRO is in coordination with Airport Authority of India developed GPS aided geo augmented navigation system to meet navigation services requirement for civil aviation। जैसे कि इंडिया में, जैसे कि इसरो जो है हमारी स्पेस एजेंसी, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के एक GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन मतलब गगन सिस्टम को अभी बना रही है, ठीक है, जो कि जितने भी सिविल एविएशन के जितने भी नीड्स हैं पोजिशनिंग का वो पूरा सब कुछ पूरा करेगा, ठीक है। अभी तो चलता है किससे? GPS से, लेकिन फिर वो किससे चलेगा? किस सिस्टम पे चलेगा? गगन सिस्टम पे।
To meet the user requirements of the positioning, navigation and the timing services, ISRO indigenously developed a regional satellite navigation system called Indian Regional Navigation Satellite System. और इस पूरा जो गगन जो हमारा मिशन है, ठीक है, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एक और मतलब एक और सिस्टम बनाया गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जो कि हमने खुद से वो प्रिपेयर किया, वो भी इंडिजिनली. नेक्स्ट है अर्थ ऑब्जर्वेशन. Earth observatory satellites, also called remote sensing satellite, equipped with varieties of instruments, provide necessary data in the diversified spatial, spectral and temporal resolutions to cater to different users' requirement. तो हम बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स EOS को भी भेजते हैं, ठीक है. वो क्यों भेजते हैं? अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है, चाहे वो अलग अलग डायरेक्शन से हो, है ना, जितने भी अलग अलग रेजोल्यूशन से हम अर्थ के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं. The data from these satellites are used for several applications covering agriculture, water resources. और जो भी हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्सेज में, ठीक है, अर्बन प्लानिंग में, रूरल डेवलपमेंट में, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड 2B, जिसका फुल फॉर्म कह सकते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2B, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इन दिसंबर 2019, हेल्प्स इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड कोस्टल मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड राउंड द क्लॉक बॉर्डर सर्विलेंस. तो एक इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका नाम है रिचर्ड 2B, ठीक है, मतलब रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2B. और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS है, जिसको दिसंबर 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था. ये हमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में, कोस्टल मैनेजमेंट में, ठीक है, सॉइल मॉनिटरिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इनफैक्ट बॉर्डर सर्विलेंस के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है रिचर्ड 2B. नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेदर फॉरकास्टिंग. The meteorological satellites provide a measurement of weather parameters such as the wind, rainfall, sea, surface temperature at frequent intervals. तो जितने भी वेदर फोरकास्टिंग या फिर वेदर को एसेस करने के लिए जितने सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, ठीक है, उसका क्या काम होता है कि वो सारे वेदर पैरामीटर्स को यूज़ करके विंड्स, रेनफॉल, सी, सरफेस टेम्परेचर सबका यूज़ करके हमें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे बताते रहते हैं. फॉर एग्जांपल OceanSat 2 launched in 2009 provides data for forecasting of sea state, sea surface, wind vector, coastal climate and weather. जैसे कि एक सैटेलाइट है, इसका नाम है OceanSat 2, ठीक है, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था. ये हमें बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करता है सी स्टेट्स को लेकर, ठीक है, सी सरफेस को लेकर के, कोस्टल क्लाइमेट के बारे में बताता है, वेदर के बारे में बताता है, ठीक है. मेगा टॉर्पिक्स इज़ एन इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन for studying the water cycle and energy exchange in the tropics. It has become the first of the 8 satellite constellation for global participation, precipitation measurement coordinated by NASA. तो एक वेंचर है हमारा, वो है मेगा ट्रॉपिक्स इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो कि इंडिया और फ्रांस का जॉइंट सैटेलाइट मिशन है. इसको स्टडी करने के लिए वाटर साइकिल को, एनर्जी एक्सचेंज को, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है. और ये पहला मतलब 8 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है जिसको जो कि स्टडी करेगा ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट को, और इसको कौन कोऑर्डिनेट करिए? नासा. नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन. Satellites used in space exploration provide research in areas like astronomy, astrophysics and planetary and earth sciences, atmospheric sciences and theoretical physics. तो जो जितने भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, ठीक है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है किसमें? स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में. लाइक अगर स्पेस के बारे में स्टडी करना है, अभी लोग स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है, रिसर्च होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में हेल्प होता है, एस्ट्रोफिजिक्स का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, प्लैनेट्स के बारे में हम समझ पा रहे हैं, अर्थ साइंस के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंस हो गया, इनफैक्ट थ्योरेटिकल साइंस में भी ये काफ़ी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम लोग मॉम्स भी कहते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन 2014 विथ एम ऑफ स्टडिंग द मार्सन सरफेस एंड इट्स मिनरल कंपोजिशन एज वेल एज द स्कैन इट्स एटमॉस्फेयर फॉर मीथेन. तो एक जैसे कि हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, इसको मंगलयान कहते हैं, जो कि कब लॉन्च किया गया था? 2014 में. तो ये इसका क्या मिशन था, इसका क्या मोटो था कि हमें वहाँ के मिनरल कंपोजिशन का कोई स्टडी करना, जो कि नासा पे, ठीक है, मतलब सॉरी मार्स पे है. तो और जितने भी वहाँ मटेरियल है, मिनरल कंपोजिशन है वहाँ के सरफेस का, उसको स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्स पे बहुत सारा मीथेन है, तो उसके बारे में भी स्टडी करना है, ठीक है, जो कि क्योंकि मीथेन जो CH4 होता है ना, वही एक इंडिकेटर है कि ये बताता है कि मार्स पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है. तो इस चीज़ को हम स्टडी करने के लिए हमने मॉम मिशन भेजा था, मंगलयान मिशन, ठीक है. आगे हम अब पढ़ेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम.